नमस्ते, मैं रजत। आज के इस वीडियो में मैं आपको काठमांडू से जुड़ी सभी जानकारियां दूंगा, जिसके मदद से आप काठमांडू की बेहतर ट्रिप प्लान कर पाएंगे। और कुछ दिन पहले मैं काठमांडू गया था, तो उससे जुड़ी एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काठमांडू ट्रिप से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता हूं, और इसका मैं टाइम फ्रेम टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके मदद से आप डायरेक्ट उस पार्ट पे पहुंच पाएंगे जिस पार्ट की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। और नेपाल की राजधानी के होने के साथ साथ यहाँ पे 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि काठमांडू आपको किस टाइम आना चाहिए, तो आप किसी भी टाइम काठमांडू आ सकते हैं। यहाँ के वेदर और सीनिक ब्यूटी हर सीजन में आपको अलग टाइप की देखने को मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मानसून में ना आए, क्योंकि मानसून में अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको मे भी ज़्यादा दिन तक रुकना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है। और यहाँ पे मानसून में यदि आप आते हैं तो आपको सीनिक ब्यूटी, ग्रीनरी अच्छी देखने को मिलेगी। तो और यहाँ पे मानसून का जो समय होता है जून से अगस्त के बीच में होता है, तो आप अक्टूबर से मई के बीच में आ सकते हैं यदि आपको मानसून में नहीं आना है तो। लैंग्वेज के रिगार्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग नेपाली में बात करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हिंदी में भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, और कुछ लोग इंग्लिश में भी सही से कम्युनिकेट करते हैं। अगर बात करेंसी की जाए तो यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है, जो कि हमारे इंडियन रुपये से वीक है। और यहाँ पे यदि आप 100 रुपये लेके जाएंगे तो वो 160 रुपये होता है। ये वेरी करता रहता है। अभी जो अपना 1 रुपया है 1.6 पैसे चल रहा है, तो आप गूगल में चेक कर ले। और इस रेट पे, गूगल के रेट पे, आपको आसानी से जब आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे बंदे मिल जाएंगे जो कि आपको एक्सचेंज कर देंगे, और वो अच्छे डील भी दे सकते हैं। मे भी उससे ज़्यादा भी दे जो गूगल में शो करे, क्योंकि इंडियन रुपये की डिमांड ज़्यादा होती है। तो और जब आप नेपाली रुपया लेके वापस आएंगे और इंडियन में करेंसी में चेंज करेंगे, तो वो आपको गूगल पे जो शो करेगा उससे कम देगा। तो समझ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का सब कमाल है। बात की जाए खाने की, तो आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे और बेहतर खाना माने आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो आप यदि नॉनवेज खाना चाहते तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। वेज के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पशुपतिनाथ के आसपास तो मैक्सिमम जो होटल हैं वेज होटल में ही हैं। तो आप यहाँ, और अगर आप थामेल के एरिया में रुकते हैं तो मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आप काठमांडू पहुँचेंगे कैसे? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन के थ्रू जो आपका नियरेस्ट बॉर्डर है नेपाल का, वहाँ तक आ जाएं, और उसके बाद बस या कैब के थ्रू आप काठमांडू पहुँचें। तो जैसे अगर सबसे फेमस रूट गोरखपुर का है, यदि आप दिल्ली या और सब उस एरिया से आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, या तो आप गोरखपुर तक आएँ। वैसे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नौतनवा पड़ता है सोनौली बॉर्डर का, लेकिन नौतनवा तक आपको डायरेक्ट बहुत कम जगह से ट्रेन जाती है। तो गोरखपुर से आप ट्रेन या बस के थ्रू नौतनवा पहुँचे, उसके बाद सोनौली बॉर्डर को क्रॉस करके आप सिद्धार्थ नगर पहुँच सकते हैं, और वहाँ से आपको बस के थ्रू आप काठमांडू पहुँच जाएंगे। सेकेंड रूट की बात की जाए तो आप रक्सौल आ सकते हैं। रक्सौल से बीरगंज बॉर्डर को पार करके आप बस के थ्रू काठमांडू पहुँच सकते हैं। या फिर नेपाल जो है इंडिया के साथ 1690 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पे उतना टाइट रूल रेगुलेशन, पासपोर्ट, वीज़ा का तो सीन है नहीं। तो आप किसी भी लैंड बॉर्डर से आसानी से एंट्री कर सकते हैं। अगर उस जगह से आपको बस नहीं मिलेगी तो उससे जो बड़ा शहर होगा नेपाल का, तो वहाँ से तो आपको काठमांडू के लिए बस मिल ही जाएगी। मीन्स 30-40 किलोमीटर आपको काठमांडू में प्राइवेट बस या के थ्रू ट्रैवल करना पड़ सकता है। सेकेंड, अगर मैं मेथड की बात करूं तो आप इंडियन नागरिक होने के कारण आप इंडियन नंबर प्लेट के साथ अपनी गाड़ी को भी नेपाल ला सकते हैं, जिसके लिए यदि आप फर्स्ट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा उस बॉर्डर से सटा हुआ, वहाँ तक आप फ्री, अगर एक दिन में जाना आना है तो आपको कोई भी भंसार के लिए या
परमिट या पास कह लीजिए, उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। यदि आप 3-4 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। और यदि आप कैब के थ्रू आ रहे हैं, अपने कैब के थ्रू, तो आपको 300-400 रुपये पर डे के हिसाब से भंसार के लिए देना पड़ेगा। और थर्ड, फ्लाइट के थ्रू भी आप आ सकते हैं। इंडिया के डिफरेंट माने जगहों से वहाँ के लिए, काठमांडू के लिए आपको आसानी से फ्लाइट मिल जाएगी। दिल्ली, पुणे, मुंबई, गोवा, पटना, सभी जगह से वहाँ के लिए फ़्लाइट है, आप उसके थ्रू आ सकते हैं। चौथा, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप बस के थ्रू भी आ सकते हैं। आप दिल्ली से आपको डायरेक्ट, वाराणसी से डायरेक्ट बस मिल जाएगी काठमांडू के, लेकिन ये जर्नी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी, आपको लगभग 30 घंटे बैठना पड़ सकता है, और पहाड़ का सफ़र है तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप बस के थ्रू तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, डायरेक्ट आएँ। अब आप काठमांडू पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आपको एकोमोडेशन खोजना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन बुक करके भी आ सकते हैं। मैं आपको 2 लोकेशन सजेस्ट करूंगा जहां पर रुक सकते हैं। जैसे ठामेल का एरिया हो गया, वहां भी आपको बहुत सारे धर्मशाला और होटल हॉस्टल मिल जाएंगे, तो वहां आप रुके। या फिर पशुपतिनाथ जो गौशाला चौक है उसके आसपास रुके। तो गौशाला चौक पे के नियरेस्ट मैंने एक धर्मशाला का वीडियो बनाया है, और उसमें भी बहुत सारे होटल हॉस्टल के बारे में बताया। तो अगर आप एकोमोडेशन के लिए वो वीडियो ज़रूर चेक करें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसमें मैंने 75 रुपये तक के डोरमेट्री के बारे में बताया। एकोमोडेशन का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब रहा ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आपको काठमांडू में जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से आसानी से जा सकते हैं, जैसे कि बस और कैब और ऑटो। और आप व्हीकल को हायर भी कर सकते हैं, कैब को, जो कि आपको 2000-2500 में आपको पूरा सिटी ये सब साइट सीइंग ये करवा देगा। या फिर आप स्कूटी, मोटर बाइक या बाइसिकल रेंट कर सकते हैं। और अब बात आ गई साइट सीइंग, तो इसको मैं आपको बेहतर समझाता हूँ, जो कि मैंने मैप के थ्रू अपना जो टूर प्लान किया था वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो साइट सीइंग या टूरिस्ट स्पॉट को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला इन सिटी साइट सीइंग, दूसरा आउट सिटी साइट सीइंग। पहले मैं आपको इन सिटी, फर्स्ट डे हम इन सिटी साइट सीइंग कवर करेंगे। इन सिटी साइट सीइंग का हम शुरुआत पशुपतिनाथ से करते हैं, क्योंकि काठमांडू आ रहे हैं तो इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। इसके बाद हम गौशाला चौक जो है पशुपतिनाथ के पास है, तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगी शंभुनाथ स्तूपा के लिए। वहाँ जाएं, वहाँ विजिट करें। उसके बाद आप कैब या पैदल भी जा सकते हैं। 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आप 15 मिनट में तय करके नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेपाल जाएं। वहाँ पे आपको कल्चर, संस्कृति सबके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, वहाँ जाएं। उसके बाद 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चल के आप काठमांडू दरबार स्क्वायर जा सकते हैं। काठमांडू दरबार स्क्वायर को घूमें, वहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर और भी बहुत सारे दरबार देखने को मिलेगा। काठमांडू दरबार स्क्वायर के बाद आप गार्डन ऑफ ड्रीम्स जाएं, वहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन है वो, उसको विजिट करें। उसके बाद आप 500 मीटर के डिस्टेंस तय करके आप रानी बाग आ सकते हैं। रानी बाग शंखधर पार्क है, वहाँ भी जा सकते हैं आप। उसके बाद धरहरा टावर पड़ेगा आपको, वो भी जरूर विजिट करें। सेकेंड डे हम आउट सिटी साइट सीइंग विजिट करेंगे। सबसे पहले आप काठमांडू से बस लें। कहाँ के लिए? कैलाशनाथ महादेव स्टैचू के लिए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है शिव जी का। और सब भी बड़े स्टैचू हैं, लेकिन शिव जी का ये सबसे बड़ा स्टैचू है। 153 फीट इसकी ऊंचाई है लगभग। तो विजिट करने के बाद आप 10 किलोमीटर इधर आए, काठमांडू शहर के ओर आए, आपको भक्तपुर दरबार स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे आपको नया टपोला टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि नेपाल का एक अच्छा आर्किटेक्चर जो है, आपको पुराना, उसकी झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये 5 तल का है, बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको विजिट करें। उसके बाद आप ललितपुर आए। ललितपुर में आपको पाटन दरबार देखने को मिलेगा।
पाटन म्यूजियम को आप विजिट करें और यहाँ के भी जो दरबार हैं इन सबको भी आप देखें। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि चैनल अभी नया है। अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच रही है तो समझिए इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, क्योंकि चैनल अभी नया है तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को ग्रो करने में सहूलियत होगी।